जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन का टैक्सेशन वाले पार्ट हम देख रहे हैं, जैसा कि आप पता है। और एक्सरसाइज नंबर 2 का ये 4th नंबर का क्वेश्चन होगा। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप जाइए वीडियो नंबर 6 को देखिए। पूरा हमने टैक्सेशन की बात की है, उसमें से आपका हर सवाल का जवाब लगभग मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय क्या है। मासिक आय अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को स्टूडेंट। मैं हमेशा कहता हूं कि एक पेंसिल जरूर रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में कि मासिक आय मतलब कि मंथली इनकम जो है वो कितना है उनका 40,000 रुपया। और साथ ही साथ इसको एक स्टार मार्क दे दीजिए। अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, अलग पैटर्न है, क्योंकि मासिक आय यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर 40,000 मासिक आय, 42,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, 6,000 रुपये अर्धवार्षिकी प्रीमियम LIC में देता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है, मतलब 11 महीने वो क्या करता है 1,600 रुपये लेके जाके जमा कर देता है आयकर को, तो अंतिम वर्ष में कितना वो पे करेगा वो हमें बताना है। तो अंतिम वर्ष में पे करने के लिए सबसे पहले तो हमें टोटल इनकम टैक्स पता होना चाहिए। उसमें से फिर जो उसने क्या किया है, पे किया है, उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ वो पे करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी गणना करना है। तो 40,000 रुपये मासिक वेतन है उनका, तो 12 महीने में कितना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है 12 महीने अर्थात 1 साल का कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट। 1 महीने 2 महीने 6 महीने से काम नहीं चलेगा, आप टैक्स देंगे साल भर का देते हैं। तो ये हो जाएगा वार्षिक आय, जिसको कहा जाता है सकल आय कहते हैं। तो 40,000 को अगर 12 से हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 चौके 48, मतलब कि 48 और ये रहा 000। तो 4,80,000 रुपए। यूनिट को आप नहीं भूलेंगे, हमेशा साथ में रखना ही है कि रुपये में दिया गया है, पैसे में दिया गया है, किस में दिया गया है। चलिए, तो बचत की राशियां आप देखेंगे। दूसरा सेक्शन हमारा आपको पता ही होगा, अगर आपने वीडियो लेक्चर पूरा देखते हुए आ रहे हैं तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सेक्शन नंबर 1 में हम वार्षिक आय की बात करते हैं, फिर सेकंड बचत की राशि, जिसके अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि में वो क्या करते हैं 42,000 रुपये वो वार्षिक प्रीमियम देते हैं या जमा करते हैं। फिर LIC में आता है तो 6,000 रुपये क्या कर रहा है वो अर्धवार्षिक की दे रहा है स्टूडेंट। तो साल भर में कितना देगा सर, 6 महीने में 6,000 तो साल भर में 12,000। सिंपल सा है कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं कुल बचत की राशि। अब हम निकालेंगे क्या स्टूडेंट, कुल बचत की राशि, क्योंकि सरकार हमें कुछ क्या देती है, अनुदान देती है या छूट देती है। किसमें, धारा 80C के तहत कुछ छूट मिलता है, जो कि अधिकतम 1 लाख रुपया होता है। मतलब कि 1 लाख रुपए तक अगर बचत करते हैं आप कहीं पे इस तरीके का इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या होगा आयकर की सीमा से बाहर चले जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगता है। सॉरी, सीमा से नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो आइए पता लगाते हैं ये इसका कितना बनता है। तो ये बन जाएगा आपका 54,000 रुपये। कुल टोटल 54,000 रुपये बन जाएगा। तो सर 54,000 को घटाएंगे 1 लाख रुपये को। स्टूडेंट 1 लाख अधिकतम है, 1 लाख से अगर ज़्यादा भी जाएगा तो क्या करेंगे आप 1 लाख ही घटाएंगे। लेकिन कम होता है तो आप उस कम की राशि को क्या करेंगे, इस सकल आय वार्षिक आय से घटाकर कर योग्य राशि निकालते हैं। तो आइए देखते हैं ये है किसके अंतर्गत होता है, धारा 80C के तहत अधिकतम जो छूट होती है वो 1 लाख का मिलता है। तो कर योग्य राशि क्या बन जाएगा, तो सकल आय में से, वार्षिक आय में से छूट की राशियों को घटा दें तो मिलने वाली राशि आपका क्या होगा, कर योग्य राशि, अर्थात जिसका हम क्या करेंगे आयकर की गणना करेंगे वो कहलाता है कर योग्य राशि। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 4,80,000 में से 54,000 को घटा देंगे। तो 4,80,000 में से अगर 54,000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये कि, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम घटा लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54,000 रुपये। तो इस तरीके से 4,26,000 आएगा ये। तो 10 में से 4 गए 6 और 8 में से
5 गया, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से कुछ नहीं, तो 4,26,000 ये आया। तो 4,26,000 आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। तो 4,26,000 है, 4,26,000। इस पर क्या करेंगे, आप आयकर की गणना करेंगे। और कहीं इन्वेस्ट करता है क्या, और तो कहीं नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी होगा आयकर की गणना इस राशि पर होगी। तो आइए देखते हैं अब आयकर की गणना के लिए आप भली भांति जानते हैं स्टूडेंट की क्या आवश्यकता होता है। वेरी गुड, टैक्स स्लैब, आयकर की दरें हमें पता होनी चाहिए। तो आयकर की दरों को अगर देखें तो इसके लिए है कि 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं। 2.5 लाख रुपए तक क्या होगा, कोई आयकर आपको नहीं देना है। फिर 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक, तो 2.5 से 5 लाख कितना हो जाएगा, तो बड़े में से छोटे अर्थात 5 लाख में 2.5 लाख घटा दें तो जो 2.5 लाख रुपए आएगा उस पर 10% आपका लगेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20%, 10 लाख से अधिक हुआ तो क्या 30%। हमारा राशि कितना है, 4,26,000। आइए देखते हैं इस पर किस तरीके का कैलकुलेशन हमें करना है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2,50,000 पर कोई कर नहीं, मतलब कि इसमें से, इस पूरे राशि में से 2,50,000 है स्टूडेंट, उस पर कोई कर नहीं देना है। तो कर किस में देंगे, बचत की राशि पर, मतलब जो शेष राशि मिल जाएगा इसमें से 2.5 लाख घटा देने के बाद उस राशि पर क्या करेंगे, हम 10% लगाएंगे। क्योंकि ये 5 लाख से ऊपर नहीं है तो 10% वाला सेक्शन में जाएंगे। तो चलिए आयकर की गणना, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे आयकर की गणना। आयकर की गणना इस तरीके से जब आप लिखेंगे स्टूडेंट तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि कहाँ कितना पैसा जा रहा है। आयकर की गणना, जब आयकर की गणना पे चलेंगे तो फिर से वही कि 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, मतलब कि चाहे 0 रुपया होगा तो भी कोई कर नहीं लगेगा और 2.5 लाख रुपया होगा तो भी कर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देय आयकर हम निकालेंगे। तो देय आयकर आपका निकल जाएगा। पहली बात तो ये कि 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, मतलब कि ये लिख सकता हूँ मैं कि 2.5 लाख रुपया है तो भी कोई कर नहीं, अगर 0 रुपया है तो भी कर नहीं। तो इसका 10%। ये क्यों किए सर, क्यों, क्योंकि 2.5 लाख में से अगर 0 में माइनस करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 2.5 लाख का 0% मीन्स इस पर कोई कर नहीं लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच आपका 10% लगने वाला है। हमारा राशि है 4,26,000, 5 लाख को तो छुआ ही नहीं है। तो अब इसमें क्या ये 5 लाख के बीच में आता है, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच? जी सर। तो इस बीच आने वाली राशि के लिए जो 10% हम लगाएंगे वो कितने में लगाएंगे, तो ये पता चलेगा स्टूडेंट कि अधिकतम राशि हमारे पास 4,26,000 और इस 2.5 लाख में हम पहले से टैक्स दे के आ रहे हैं, चाहे 0% ही क्यों ना हो। अब बीच की राशि जो निकल के आएगी वो कहाँ चला जाएगा, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच, अर्थात 10% के लिए। तो अब कर देंगे हम इस 4,26,000 में से इस 2.5 लाख को माइनस, तो इसका जो लगेगा, जो कुछ भी आएगा उस पे लग जाएगा हमारा 10%। तो आइए देखते हैं कि 4,26,000 में स्टूडेंट्स अगर हम 2.5 लाख रुपया माइनस करते हैं तो ये बच के आता है आपका 0,0,0,6, 12 माइनस 5 हो जाएगा आपका 7, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो 1,76,000 पर आपका कितना लगेगा, 10% लगेगा। तो देय आयकर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि 0% मतलब कि 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 रुपये, मतलब कि कुछ नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे लग जाएगा 1,76,000 रुपये का आपका 10%। तो देखिए स्टूडेंट, बॉडमॉस का नियम हम जानते हैं, का अर्थ क्या होता है, गुणा, और 10%, तो 10 और प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। अगर बॉडमॉस का नियम आपको नहीं पता होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, बेसिक मैथ्स का देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, काफ़ी, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये और इस 0 से इसको कैंसिल करा दिए। फिर ये हो गया आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 17,600 रुपये जो हो जाएगा आपका देय आयकर हो जाएगा, देय आयकर। लेकिन हम जानते हैं कि देय आयकर के अलावा देय आयकर पर एक टैक्स लगता है जिसको कहते हैं हम क्या, सब टैक्स उपकर, जिसको कहा जाता है आपका शिक्षा उपकर। तो
4th नंबर पे हम बात करेंगे शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर किस पर लग जाएगा, शिक्षा उपकर लग जाएगा स्टूडेंट इस पर। तो शिक्षा उपकर तो 17,600 का 10%, तो शिक्षा उपकर का 3% याद रखिएगा, 3% जो है शिक्षा उपकर लगता है। तो 17,600 का 3% मतलब 3% का अर्थ है 1/100, तो 0 से 0 कैंसल। फिर 176 गुणित 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 18 का 8, हासिल गया 1, 7 × 21 और 1 22 और 3 एकम 3 और 4, 428 रुपये आ गए स्टूडेंट। फिर से 6 × 18 का 8, हासिल गया 1, 7 × 21 और 1 22, 22 का 2, हासिल गया 2, 4 3 एकम 3 और 528 रुपया। यही था, कुछ तो गड़बड़ मामला है। चलिए, जब कभी भी शंका हो स्टूडेंट तो बिल्कुल एक बार चेक कर लीजिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि इतने मेहनत के बाद अगर यहाँ पे गलती होता है तो हाफ से 1 मार्क तो आपका रिड्यूस कर ही लिया जाएगा। इस तरीके से कुल देय आयकर मिल जाएगा। अब अंत में जब आप निकालेंगे या 5th नंबर पे बात की जाए तो कुल देय आयकर, तो कुल देय आयकर कितना हो जाएगा, ये रहा शिक्षा उपकर और ये रहा आपका देय आयकर जो आप निकाले हैं। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो प्राप्त राशि कितना हो जाएगा, जितना भी होगा वही आपका देय आयकर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 8 8, 0 + 2 2, 6 + 5 हो जाएगा 11 और कैरी 1, तो 18,128 रुपये क्या आ जाएगा आपका देय आयकर आ जाएगा। एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं क्या हम सही जा रहे हैं। तो 18,128 रुपये बिल्कुल स्टूडेंट यही आया है आंसर। लेकिन वो क्या कर रहा है कि एक साथ देने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए 1,600 रुपये प्रति माह ले जाके जमा करता है, 1,600 रुपये प्रति माह जमा करता है और 11 माह तक जमा करता है। तो हमें अंतिम माह में जो देने वाली राशि वो निकालना है। तो हम लिखेंगे चूँकि 16 माह में चूँकि 11 माहों में जमा राशि कितना हो जाएगा, 11 माह में जमा राशि तो 1600 गुणित 11, 1600 गुणित 11 तो 11 शून्यम शून्यम 11 शून्यम शून्यम 11 छक्के 66, हासिल गया 6, 11 एकम 11, 11 6 17, तो 17,600 रुपये क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका। जी बिल्कुल, इतना क्या कर दिया वो उसने जाके पे कर चुका है वो। अब इसकी जो बचत की अंतर की राशि हमें प्राप्त होगी वो कितना है, उसको उसे पे करना पड़ेगा। इसलिए अंतिम माह में क्या जमा आयकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18,128 माइनस 17,600 रुपये। तो ये मिल जाएगा आपको 528 रुपये मिल जाएगा स्टूडेंट, 528 रुपये मिल जाएगा। ज़रा मैच कर लेते हैं, बिल्कुल 528 रुपये ही आया हुआ है क्योंकि सिंपल सा मैथ्स है। 17,600 रुपये को तो जोड़े थे और इसी को अब अलग कर दिए। तो ये रहा स्टूडेंट आपका आंसर। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो भेजने का तरीका आप जानते हैं, 7974794030 पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को, वो भी काफ़ी अच्छा पैटर्न है अपने आप में।